बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जो इमरान खान के नायब भी हैं, वो जेल से रहा हो गए हैं और खिलाफ मामूल रहाई के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी रिहाई के पीछे क्या मकसद हैं? क्या सिर्फ अदालती हुक्म की तामील की गई है या इसका मकसद कुछ और भी हो सकता है? इस पर बात करेंगे। और फिर कल मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने कहा था, उन्होंने कहा था जनाब जो पीडीएम की जमातें हैं ये इलेक्शन के बारे में फैसला करेंगी। अब जरदारी साहब ने भी एक बात कर दी है। उन्होंने जो टिकट होल्डर्स थे उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनाब ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। ये क्या गेम चल रही है? हो क्या रहा है? क्या वाकईतन इस साल इलेक्शन नहीं होने वाले? इस पर बात करेंगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो जरदारी हाउस में, बिलावल हाउस में जो हुआ है उस हवाले से। और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है एक कानून के हवाले से। अच्छी खबर है। 2 खबरें हैं ना आज सुप्रीम कोर्ट की। एक तो वो जो कमीशन बनाया गया था, उस पर जो बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी बेंच, उस पे जो हुकूमत का एतराज़ है बेंच पे, उसकी समाअत है। एक और मामला है। ये दोनों मामले हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे चौधरी एतजाज़ एहसन, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के हवाले से। 5 जून के व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था, एक खबर दी थी कि ये बिलावल हाउस गए हैं लाहौर में और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने की कोशिश की है। इनकी मुलाकात नहीं हो सकी कि बगैर अपॉइंटमेंट के चले गए थे और इतवार का दिन था। तो एतजाज़ एहसन साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और फिर एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने इस खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा ना मैं वहाँ नहीं गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं इनके व्लॉग सुनता रहता हूँ, तो बड़ी शाइस्ता और तहकीक करके बात करते हैं, लेकिन मेरे बारे में पता नहीं इन्होंने तहकीक क्यों नहीं की। वो कहते मैं नहीं गया वहाँ। अब जबकि एतजाज़ एहसन साहब ने ये तरदीद कर दी इस खबर की, तो ये एक साफ़ती दयानत और अखलाकियात का तकाजा है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा जाए। वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। अब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल से रहा हो गए हैं। रहाई के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इंसाफ पता नहीं वो इंसाफ जो है जस्टिस उसकी बात कर रहे हैं या फिर तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। जो मुझे समझ आई वो तहरीक इंसाफ ही की बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। और उन्होंने कहा जनाब मैं मीडिया से तो गुफ्तगू कर रहा हूँ लेकिन वो सवालात नहीं लूँगा। पहले मैं इमरान खान से कल मुलाकात करूँगा, उसके बाद मैं मीडिया से बात करूँगा और सहाफ़ियों के जो भी सवाल वगैरह हैं उनके जवाब दूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रहा हुए थे, तो जेल से रहा होते ही, बाहर निकलते ही इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और एमपीओ के तहत इन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया, उन्होंने कहा जनाब वो 3 एमपीओ के तहत जो इनकी गिरफ्तारी थी वो ख़त्म की और साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि इनको दोबारा एमपीओ के कानून के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। ये हुक्म है। इसके बावजूद इनको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज इनका जो केस था मिस्टर जस्टिस अली बकर नजफी वाले बेंच में, तो इनकी बेटी ने दरख्वास्त दी हुई थी कि जनाब मेरे अब्बा जी के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त पेश कर दी जाए, हमें बता दिया जाए कि कौन कौन से मुकदमात हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, जो अदालती फैसले का हिस्सा बनाई है फाजल जज ने, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ इस वक्त 9 फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। इनमें से 4 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में हैं और 5 मुकदमात जो हैं वो मुल्तान में हैं। और लाहौर वाले जो मुकदमात हैं उनमें वो 9 मई वाले मुकदमात भी हैं, उनमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं, उनमें कत्ल की दफ़ात भी हैं। इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को ना लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही मुल्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो आज़ाद हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने कहा कि कल यानी आज 7 जून को वो मुलाकात करने वाले हैं इमरान खान के साथ। अच्छा, ये जो मेरी इत्तला है, ये इनको मुकम्मल रिलीफ नहीं मिला। शाह महमूद कुरैशी साहब
कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई कमिटमेंट करके आए हैं बाहर। और कमिटमेंट क्या हो सकती है ये आगे हम बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इनको इंटरम रिलीफ मिला है, अबूरी रिलीफ मिला है, आरजी रहाई है। ये बात बड़ी करीने क्यास है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रहाई है ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है, ग्रेटर पॉलिटिकल गेम ये कह लें आप। तो वो इमरान खान से मिलेंगे और फिर क्या कहेंगे इमरान खान से मिलके कि जनाब आप भी गिरफ्तारी दें, आप भी नहल हो जाएं, अपनी जमात को भी नहल करवा लें, वगैरह वगैरह। वो ज़ाहिर है उनके सामने वो डराएंगे उनको, जो उन्हें बताया गया है कि जब ये हो सकता है, या फिर खुद पीटीआई के रहनुमाओं के जो खदशात हैं वो उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान खान के पैरों तले से ज़मीन निकाल दें। और ये पहले ही मैं कह चुका हूँ कई मरतबा कि पीटीआई की क़यादत पर नज़रें जमा के बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो अब हो गए हैं अंदर, ये आ गए हैं बाहर। थोड़ा सा ये फ़र्क समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब ये है कि वो लोग चौधरी परवेज़ इलाही की बजाय एस्टेब्लिशमेंट वाले या जो भी लोग हैं इसके पीछे, इस ग्रेटर पॉलिटिकल गेम के पीछे, वो शाह महमूद कुरैशी पे ज़्यादा एतबार कर रहे हैं, ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। और इमरान खान भी मुतअद्दिद मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मेरे बाद जो पार्टी की क़यादत है वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे, बाकायदा ऐलान कर चुके हुए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बात, जब ये गिरफ्तार हो गए इमरान खान, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि वो कह गए थे जाते जाते कि शाह महमूद कुरैशी जो है ये लीड करेगा मेरे बगैर, मेरे बाद। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब मुलाकात में वो जो मैंने अर्ज़ किया है कि जो झंडा है तहरीक इंसाफ का वो अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे और खान साहब को ये समझाएंगे कि खान साहब आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ, मैं आपके हुक्म के मुताबिक पार्टी को चलाऊंगा, तमाम मामलात अमलन आप ही देखेंगे, मैं आपके फ्रंटमैन के तौर पे पार्टी चलाऊंगा और इस सूरत हाल से निकलने की हम कोशिश करेंगे। अब जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान मुज़ाकरात हो गए और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जिन लोगों ने इनको रिहा किया है, या हुकूमत ही कर लें जा, चलो हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है ये देखना। बाकी सबसे जिनको रिहाई मिली है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है बाकायदा उन्होंने, मासवाए फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब को उन्होंने ट्विटर पे ये दे दिया था इख्तियार कि जनाब आप ट्विटर पे इमरान खान के साथ अलहदगी का ऐलान कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं। बाकी छोटे बड़े लीडर जितने भी बाहर हैं उन सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है उन्होंने, जो एक दफ़ा गिरफ्तार हुए और जब रिहा हुए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उनकी जो रिहाई है वो अभी तक चल रही है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, और मे भी शाह महमूद कुरैशी साहब एक रख रखाव वाले और पुराने सियासतदान हैं और वो समझते हैं कि किस चीज़ में इज्जत है, किस चीज़ से सियासत ख़त्म हो सकती है, किस चीज़ से सियासत आगे चल सकती है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को ये मौका दिया गया हो कि जनाब जो हमने आपको समझाया है या जो आप समझ रहे हैं वो इमरान खान को भी जाकर समझा दें। वो जो लगा हुआ है इमरान खान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी, जिस भी आलमी मीडिया के किसी बंदे से ये बात करते हैं इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज पे, यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत पे, हुकूक इंसानी का एक बड़ा इशू है, बड़ा हथियार है इन लोगों के पास। बाहर की दुनिया जो है जहाँ मुझे बात आ जाती है जब पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो एकदम चौंकते हैं। और इमरान खान, इन्होंने लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं अमेरिका में और वहाँ तरले मार रहे हैं उनके जनाब कोई एक करारदाद हमारे खिलाफ पास करवा दें, कोई सेनेटर्स को कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं। और शहबाज गिल साहब भी वहाँ यहाँ से भगोड़े होके वहाँ वो इमरान खान की कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने प्राइवेट एजेंट के तौर पे भी वहाँ अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, फंड रेजिंग को भी कर सकते हैं वो अब। तो ये शाह महमूद कुरैशी की ये जो अगर ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात इनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका नतीजा निकलता है, इमरान खान दस्तबरदार होते हैं पीटीआई से, शाह महमूद कुरैशी साहब को ये
गो अहेड दे देते हैं, चलो जी चलाएं आप पीटीआई। फिर तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाई है या जो भी है ये मुश्किल होगी। अगर ये नाकाम हो जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कायल करने में इमरान खान को, और फिर भी इमरान खान के साथ डटे रहते हैं, ये मशरूत है डटे रहने से, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। ज़राए जो दावा कर रहे हैं ये बात बिल्कुल करीने के आस है। अब ये डिपेंड करता है शाह महमूद कुरैशी साहब, बल्कि ये इमरान खान पे डिपेंड करता है कि शाह महमूद कुरैशी को बाहर रखना है या फिर उन्हें दोबारा जेल भेजना है। अब देखिए 1-2 दिन में ये सूरत जो क्लियर हो जाएगी, मुलाकात कर लेंगे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने दोस्तों से ये भी कहा है बाहर निकलने के बाद कि जो मेरी पहली तरजीह है, जो कारकुन जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कुछ तो वो हैं ना बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े वकील किए हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं, जिनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं। वो कहते हैं उन लोगों की रिहाई जो है वो मेरी पहली तरजीह है। अब देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने अवलीन मकसद को पूरा करने के लिए क्या इकदाम करते हैं। और दूसरी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खबर आई है, वो जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट है, जिसके तहत जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत यानी ओरिजिनल जुडिशन की जो दरखास्तें हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं, उनमें ये इख्तियार दिया गया, ये हक दिया गया मुतासरा फरीक को कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है। और उस नज़रसानी की दरख्वास्त तो पहले भी दायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें थोड़ी सी तौसीह कर दी कि एक तो ये कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है अगर दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाएगी। अगर पहले 3 जजों ने सुना था वो केस तो फिर 5 जज सुनेंगे, 5 जजों ने सुना था तो 7 जज सुनेंगे, 7 ने सुना था तो 9 सुनेंगे। इस तरह उन्होंने उसमें वो, और दूसरा उसको अपील की तरह चलाया जाएगा। यानी अपील के मतलब ये कि उसको दोबारा सारे मसले को कानूनी और वाकयाती तौर पर दोबारा एग्जामिन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, जबकि इससे पहले जो रिव्यू का कानून था नज़रसानी का, उसके तहत वो बड़ा उसका स्कोप बड़ा महदूद होता था। इवन ये कि वकील भी तब्दील नहीं कर सकता था कोई फ्री, और ना ही बेंच तब्दील होता था। अब वकील तब्दील करने का इख्तियार भी जो है, हक जो है, ये दे दिया गया है। तो इसमें जो पिछली पेशी पे जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो केस की समाअत हो रही थी 8 रुकनी बेंच के रूबरू, उस वक्त ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट है, इनमें कुछ मुमासलत है। तो वो उन्होंने कहा जनाब आप पार्लियामेंट ये हम गौर करेंगे, पार्लियामेंट में इस पर ये जो मुमासलत के हवाले से इसकी ज़रा वजाहत कर देंगे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा जनाब देखते हैं आप तेज़ हैं या हम तेज़ हैं। तो उन्होंने अब तेज़ी ये की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट है, इसके तहत जो नज़रसानी की दरखास्तें दायर हो रही हैं, उसको उन्होंने चीफ साहब ने इजाज़त दे दी है कि उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। उन्होंने रजिस्ट्रार को ये हदायत कर दी है कि जनाब इन दरखास्तों पर नंबर शंबर लगाने शुरू करें, और फिर उसके मुताबिक बनेंगे बेंच। और वो जो माजी में नज़रसानी की दरखास्तें फैसला हो चुकी हैं वो तो पड़ी रहेंगी, वो तो ख़त्म हो गए ना केस। लेकिन वो मुकदमात जिनमें 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात थे, जिनमें सो मोटो मुकदमात भी थे, जिनकी समाअत हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं, लेकिन नज़रसानी की दरखास्त फाइल नहीं की थी किसी फरीक ने, तो ये नया कानून जो है ये इख्तियार देता है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर, कानून नाफज होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, जो इस कानून के तहत लार्जर बेंच सुनेगा। तो इसमें अताला कासमी साहब, आपको याद होगा कि साकब निसार साहब ने एम उनको रगड़ा निकाल दिया था कि जनाब आप बड़ी तनख्वाहें लेते हैं पीटीवी के चेयरमैन के तौर पर, जो तमाम तनख्वाहें ली हैं वो वापस करें, जो अमारात ली हैं वो वापस करें, TADA जो लिए हैं वो वापस करें। और परवेज़ रशीद साहब जिनके दौर में वो वज़ीर इत्तलाआत थे, इनका तकर्रुर हुआ था, उनको कोई जुर्माना कर दिया था, और उस जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से परवेज़ रशीद साहब जैसे लोग जो हैं शरीफ नफ्स, वो
سینٹ کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکے تھے. تو یہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ اس میں بھی دوبارہ درخواست دائر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب اس میں جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر ترین صاحب متحرک ہوئے تھے ابتدا میں، تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ نئی پارٹی بنا بھی لیتے تو اس کی سربراہی نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ نواز شریف والا جو کیس ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ جو بندہ نااہل ہو وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کو سونپیں گے. اور اب یہ جو 62(1)(f) والا کیس ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب فریق تھے، نواز شریف صاحب اس میں فریق نہیں تھے، انہوں نے فریق بننے سے انکار کر دیا تھا. وہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ کہ کیا 62(1)(f) جو سادہ قانونین والا معاملہ ہے یہ تاحیات نااہلی ہے، ایک مرتبہ کی نااہلی ہے. اس کیس میں جو دلائل دیے تھے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کی ایک دفعہ نااہلی مراد ہونی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ اسمبلی کے ایک ٹینیور تک، 5 سال تک. تو یہ اب اس میں یہ نظر ثانی فائل کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب. اور چیف جسٹس صاحب نرم گوشہ ظاہر کر چکے ہیں اس نااہلی کے حوالے سے فیصل وابڈہ کیس میں کہ جناب یہ تاحیات نااہلی تو جو ہے یہ تو ڈریکونین لا ہے، کالا قانون ہے. تو اب جہانگیر ترین صاحب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب یا کوئی اور بندہ جاتا ہے 62(1)(f) کی دوبارہ تشریح کے لیے یا نظر ثانی کے لیے، اور فیصلہ یہ ہو جاتا کہ اس سے مراد فار دا ٹائم بینگ ایک دفعہ نااہلی ہے، تو پھر نواز شریف کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور نواز شریف بھی تاحیات نااہلی جو ہے وہ کیس اپنی جگہ وہ بند ہو چکا ہوا ہے. ان کا کیس وہ جو تھا نا پاناما والا، وہ نظر ثانی گزر چکی ہوئی ہے. وہ تو اب نیچے والی عدالت جو ہے جس نے سزا دی تھی جو محمد بشیر صاحب کی عدالت نے ایون فیلڈ میں ان کو، تو وہ اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اور دوسرے 2 ریفرنس تھے ان کی اپیلیں بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ارشد ملک والے کیس سے. تو وہ الگ ایک ایشو ہے، لیکن تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی، وہ الیکشن لڑ سکیں گے. اب آتے ہیں جناب اس طرف کہ جناب جو بات کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، خبر یہ آئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے، ظاہر ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کو انہوں نے حوصلہ دینا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب آئندہ اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے انٹرویو میں کہ میری خواہش ہے میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. سیاسی جماعت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کرنا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کے پاس حل نہیں ہے تو پھر ان کو سیاست نہیں کرنی آتی، وہ سیاست چھوڑ دیں. کس کو پتہ نہیں کہا ہے انہوں نے کہ سیاست نہیں کرنی آتی. تو وہ ظاہر ایک ہی بندہ ہے جس کو سیاست نہیں کرنی آ رہی، جس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اچھا خاصا گراف بحال ہو گیا تھا اس بندے کا، وہ دوبارہ پھر اس نے 9 مئی والے واقعے نے جو کر دیا. عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اور کیا بات. تو پھر دوسری بات جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے، الیکشن تبھی ہوں گے جب میں کراؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے. اس سے پہلے گجرانوالہ میں مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم مشاورت کرے گی. یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، لیکن حکومت کے اتحادی ضرور ہیں. یعنی جو زرداری صاحب نے بات کی ہے یہ تو مولانا صاحب سے ملتی جلتی بات ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا. میں سے مراد اکیلے تھوڑا انہوں نے کروانے ہیں، حکومت کے ساتھ مشاورت کی بات ہی ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب اس موضوع پہ میری نواز شریف سے بھی بات ہوئی ہے لندن میں، اور دیگر جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو زرداری صاحب ہیں یہ جو 2 ماہ والی بات کر رہے ہیں کہ 2 ماہ میں یہ الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی کہ جو حکومت تحلیل ہو جاتی ہے اگر اگست میں اسمبلی، قومی اسمبلی اپنی میعاد پوری کر کے، تو پھر 2 ماہ بعد الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا اب یہ خبر آئی ہے نا، سارے ٹی وی چینل چل رہے ہیں کیونکہ ایک صحافی جو ہے وہ خبر بناتا ہے، گروپ میں پھینک دیتا ہے اور پھر وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی آفیشیلی بلاول ہاؤس سے یا زرداری صاحب کی طرف سے یہ کوئی بیان جاری نہیں ہوا، یہ خبر ہے جو صحافیوں نے. اب اس کا یہ نہیں بتایا گیا اس خبر میں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کسی سوال کے جواب میں کی ہے، خطاب کے دوران کی ہے،
बात ये चल रही है कि वो टिकट होल्डर से बात कर रहे थे, किसी टिकट होल्डर ने पूछा है कि इलेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे, या वैसे ही जरदारी साहब ने बात कर दी है। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने पूछा हो कि जनाब क्या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे 2 माह बाद, तो उन्होंने कहा जनाब 2 माह में तो मुमकिन ही नहीं। तो वो जो 3 माह वाली बात चल रही है वो बात है नवंबर वाली बात। कल भी ये मैंने आपके सामने बात रखी थी कि ये असूली फैसला हो चुका हुआ है कि नवंबर में इलेक्शन होने हैं। ये अगस्त असेंबली की जो मियाद है ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले तहलील कर देंगे और फिर 90 दिन बाद, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और वो नवंबर का महीना बनता है। और इसी दौरान जो हैं वो वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ, और उनकी जो नहली का मामला है उसको निपटाने की या सुलझाने की कोशिशें जो है हो रही हैं, कानून बन रहे हैं। और नून लीग वाले बहुत पुरुम्मीद हैं कि उनकी नहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन से पहले पहले, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और कानूनी तौर पे पार्टी की क़यादत कर सकेंगे बतौर सरबराह, वो बड़े पुरुम्मीद हैं। और ये जो जरदारी साहब वाली बात है, जो खबर चल रही है, अब हमारे ज़राए ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जरदारी साहब जो हैं ये अपने लोगों को ये कह चुके हुए हैं कि इसी साल इलेक्शन की तैयारी करें। ये पीपल्स पार्टी वह जमात है जो इलेक्शन में तख़यीर नहीं चाहती, ये जो हुक्मरान जमातें हैं उनमें। और दूसरा मैंने अर्ज़ किया था, लंदन से जो इतलात हैं, जो हमारे सोर्स हैं, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ भी नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। तो फिर पीछे कसर क्या रही, ये इमरान खान के पाँव में से ज़मीन, पैरों में से ज़मीन निकाल रहे हैं, ये इमरान खान को खौफज़दा कर रहे हैं। अगर नवंबर में इलेक्शन का असूली फैसला हो चुका हुआ है तो फिर ये ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं जैसे जरदारी साहब ने की और मौलाना साहब ने की। एक तो ये है कि बजट आ रहा है, IMF प्रोग्राम जो है वो इल्तवा का शिकार है, वो नहीं मिले पैसे, उसके बावजूद ये कोशिश करेंगे रिलीफ देने की। अगर रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं और अवाम को उसके असरात जो हैं, जो समरात हैं, 1-2 माह में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इनके ऊपर सबसे बड़ा जो है यही है ना इल्ज़ाम कि जनाब महंगाई बहुत होगी, डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अगर अवाम को इस हवाले से कुछ रिलीफ मिल जाता है और अवाम समझते हैं कि इन्होंने सही पटड़ी पे डाल दिया है, तो अखलाकी फ़तह होगी इनकी। और ज़मीनी हकीकत के तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है सियासत में। अगर खुदा न खास्ता बजट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर ये सामान जो इलेक्शन आगे करने की बातें कर रहे हैं या इशारे मिल रहे हैं जिनकी बातों से कि इलेक्शन आगे हो जाएंगे, तो फिर ये एक बहाना होगा कि हमने तो पहले ही कहा। सियासत में कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आज के दिन मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले भी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, नून लीग वाले भी ना सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं बल्कि सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ की वो क्या कहते हैं खुश आमदीद कहने के लिए, वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए नवाज शरीफ को, वो उस हवाले से भी अपनी तैयारियां जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।